नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकर आपका स्वागत करता हूं ट्रू एंड फेयर में। दोस्तों, आज की जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक जीएसटी में रजिस्टर्ड बिजनेस वाले हो या फिर अगर आप एक बिजनेस वाले हो और आपने अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं भी लिया है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। क्या आपको लगता है कि जब हम जीएसटी में आ जाते हैं उसके बाद हमने जो भी डिटेल सरकार को दी उसकी जाँच कौन करेगा, जाँच कितने प्रकार से होगी, क्या क्या अधिकार है सरकार के पास, तो उसी चीज़ के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपका जीएसटी बिजनेस है, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपका एक बिजनेस है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उस पर्टिकुलर केस में आपने जो भी डिटेल दी है, जो भी रिटर्न आपने फाइल किया है, उसका असेसमेंट कौन करेगा, उसका असेसमेंट कितने प्रकार से होते हैं, कैसे होगा, वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल इन शॉर्ट हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपका असेसमेंट अंडर जीएसटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यस, हर बार की तरह फिर से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं असेसमेंट की तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि हमारा जो CGST एक्ट है उस एक्ट में चैप्टर 12 में इसके बारे में प्रोविजन दिए गए हैं और वो प्रोविजन है आपके सेक्शन 59 से 64 तक। हमारा जो भी असेसमेंट होगा वो इन्हीं सेक्शंस के आधार पे होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि असेसमेंट यानी क्या, असेसमेंट मतलब क्या, तो पहले इसको समझेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, असेसमेंट का क्या मतलब होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जी हाँ, आपका अंडर जीएसटी एक्ट के तहत आपके बिजनेस में आपका टैक्स लायबिलिटी कितना होगा इसका पता लगाना, इसे कहते हैं असेसमेंट। असेसमेंट कितने प्रकार के हैं, बहुत सारे प्रकार के हैं, जैसे कि सेल्फ असेसमेंट हो सकता है, री असेसमेंट हो सकता है, प्रोविजनल असेसमेंट हो सकता है, समरी असेसमेंट हो सकता है और सबसे खतरनाक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी हो सकता है। तो इन सारे असेसमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे, आपको बहुत कुछ प्रोडक्टिव सीखने को मिलेगा। देखिए, जैसे अभी हमने कहा कि आपका जीएसटी में जो असेसमेंट के प्रोविजंस हैं वो हमारे 59 से लेकर 64 के बीच में है। तो एक बार हम उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि कौन सा सेक्शन क्या कहता है, कौन सा सेक्शन क्या कहता है। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 59 की, जो डील करता है सेल्फ असेसमेंट के बारे में। सेक्शन 60 डील करता है प्रोविजनल असेसमेंट के बारे में। सेक्शन 61 स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, आपने जो रिटर्न फाइल किया होगा उसकी स्क्रूटनी भी होगी, इसका भी पावर यहां पर है। सेक्शन 62 नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स, जो लोग रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं उनको क्या किया जाएगा वो यहां पर दिया गया है। 63 वेरी डेंजरस, अगर आप जीएसटी में नहीं भी हो तब भी सरकार चाहे तो आपका सारा डिटेल चेक कर सकती है और आपको पनिश कर सकती है। सेक्शन 63 डील करता है अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ, कि अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं और आपने गवर्नमेंट को कुछ डिटेल कभी प्रोवाइड करी ही नहीं है, स्टिल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आके आपके बिजनेस का चेक कर सकती है। अगर उसको लगा कि आपको जीएसटी में आना चाहिए था और आपने जीएसटी में नहीं आया तो आप फंसोगे। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट सेक्शन 64 जो है आपका समरी असेसमेंट इन केस ऑफ स्पेशल सिचुएशंस। ये सारे सेक्शंस हम आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। एंड यस, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक जीएसटी बिजनेस वाले हो तो यस, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आज की जो ये वीडियो है ये हर उन स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो जीएसटी एज अ पेपर अपनी पढ़ाई में पढ़ रहे हैं, चाहे वो बीकॉम का बच्चा हो, चाहे वो सीए का बच्चा हो। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 59 से, जो कहता है आपका सेल्फ असेसमेंट। जैसे कि नाम खुद कह रहा है, क्या सेल्फ असेसमेंट क्या कहा गया, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड हो चुका है वो क्या कर सकता है, हिमसेल्फ, खुद से, यहां पर हिम और हर दोनों होगा, ठीक है, चाहे अगर वो खुद से एसेस करेगा, क्या करेगा, टैक्स पेएबल, कि भैया मेरा टैक्स कितना निकल रहा है। सेक्शन 59 ये पावर दिया कि आप बिजनेस कर रहे हो, अब आप खुद से ये पता करो कि आपका एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना टैक्स बन रहा है और अकॉर्डिंगली आप उसका पेमेंट कर दीजिए, रिटर्न फाइल कर दीजिए। अगर ये सेक्शन नहीं होता सेल्फ असेसमेंट का तो हर एक बिजनेस वाला बाध्य हो जाता कि उसको डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ते कि सर आप मेरा असेसमेंट कर दीजिए, आप मेरा असेसमेंट कर दीजिए। तो गवर्नमेंट को पता था ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा भारत इतना बड़ा है जहाँ पर करोड़ों की संख्या में
हमारे बिजनेसमैन हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे, और हमारे जो एम्प्लॉय हैं जो काम कर रहे हैं वो गिन चुन के आपके हजारों में होंगे, तो ये चीज़ फिजिबल नहीं था। इसीलिए गवर्नमेंट को ये पावर देना पड़ा उन बिजनेसमैन को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं कि अगर आप चाहो आप खुद से आपका रिटर्न का जो असेसमेंट है कर सकते हो। देन बात करते हैं सेक्शन 60 की, प्रोविजनल असेसमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है नाम से समझिएगा कि ये प्रोविजनल है, ये फाइनल नहीं है। ये जो असेसमेंट है ये प्रोविजनल है, फाइनल नहीं है। कब इसको यूज किया जाएगा? देखिए क्या होता है, कभी कभी जो बिजनेसमैन है यानी कि जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो कंफ्यूज हो जाता है कि जो मैं सप्लाई कर रहा हूं उसकी वैल्यू हमको कितनी लेनी है, या फिर मैं जो पर्टिकुलर आइटम बेच रहा हूं उसके ऊपर जीएसटी का रेट कितना लगेगा, 5% लगेगा, 12 लगेगा, 18 लगेगा, उसको पता नहीं, कंफ्यूजन है। तो उस केस में वो क्या करेगा, वो इस सेक्शन की हेल्प लेगा जो है आपका प्रोविजनल असेसमेंट। क्या है देखिए, कभी कभी हो सकता है जो टैक्सेबल पर्सन है उसको समझ में नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा कि वो जो गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको कंफ्यूजन है। साथ ही साथ उसको ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि हम रेट क्या लगाएं, 5% जीएसटी लगाएंगे या 28% जीएसटी लगाएंगे, या एज अ केस में भी कंफ्यूज है बेचारा, क्या करे। अगर रिटर्न फाइल ना करे तो डिपार्टमेंट उसकी बैंड बजा देगा कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, लेट फी लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, इवन बड़ा अमाउंट रहा तो आपको जेल भी ले जाएंगे। तो बेचारा क्या करे, मरता क्या ना करता। तो गवर्नमेंट को पता था कि यस ये दिक्कतें भी आ सकती हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन डाल दिया, प्रोविजनल असेसमेंट। जब कभी भी आपको कंफ्यूजन हो आप इस सेक्शन की हेल्प ले सकते हो, और आपका जो असेसमेंट है वो टेम्पररी बेसिस पे एक बार करवा सकते हो, उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो पे कर देना, बाद में भविष्य में जो एक स्पेसिफाइड टाइम है उसके अंदर उसको कंप्लीट किया जाएगा, और उस समय आपका जो बैलेंस पेमेंट होगा वो आपको पेमेंट करना होगा। तो इससे क्या है, पेनल्टी से बच जाओगे। देखिए, तो कभी अगर ऐसा सिचुएशन आया तो आपको करना क्या है, आपको इलेक्ट्रॉनिकली एक एप्लीकेशन फाइल करना है। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब कैसे करोगे, थ्रू कॉमन पोर्टल। कॉमन पोर्टल मतलब आपको पता है क्या, gst.gov.in, ये हमारा जीएसटी का कॉमन पोर्टल है। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्या करेगा, इस पे लॉगिन करेगा, लॉगिन करके एक एप्लीकेशन डाल देगा प्रोविजनल असेसमेंट के लिए। जब वो एप्लीकेशन डालेगा साथ में क्या बताएगा, वो रीजन बताएगा कि वो क्यों प्रोविजनली बेसिस पे टैक्स पे करना चाहता है, एंड साथ ही साथ अगर उसके पास कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी वो साथ में सबमिट करेगा। इसके बाद क्या होगा, जब उसने एप्लीकेशन फाइल कर दिया वो एप्लीकेशन चले जाएगा किसके पास, प्रॉपर ऑफिसर के पास। प्रॉपर ऑफिसर के पास जब एप्लीकेशन आएगा तो वो क्या करेगा, वो एक नोटिस इशू करेगा किसको, उस पर्सन को जिसने एप्लीकेशन दिया है, और वो उससे कुछ एडिशनल डिटेल्स मांगेगा कि भैया हमारे पास आपका प्रोविजनल असेसमेंट का रिक्वेस्ट आया, जब हमने आपके केस को स्टडी किया हमको कुछ चीजें मिसिंग लगी, तो काइंडली अब आप हमको वो चीजें बताइए, तब हम उन चीज को कंक्लूड करेंगे, कंसीडर करेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि प्रोविजनल बेसिस पे आपको क्या देना चाहिए। ठीक है, ये नोटिस आने के बाद अब टैक्स पेयर की ड्यूटी क्या बन जाएगी, उसकी ड्यूटी बन जाएगी कि उसको एक रिप्लाई फाइल करना है। और अगर ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर को लगा कि उसको अपीयर इन पर्सन, मतलब पर्सनली उसको आके हमसे बात करनी चाहिए, और अगर ऐसे ऑफिसर ने कह दिया तो यस उस टैक्स पेयर को पर्सनली भी जाके बात करनी पड़ेगी उस ऑफिसर के साथ। बहुत बार क्या होता है कि कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जहां पर आप रिटर्न में उसका रिप्लाई ढंग से नहीं दे पाते। वो सिचुएशन जब आप फेस टू फेस बात करोगे प्रॉपर ऑफिसर के साथ तब आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे अच्छे से। तो इसीलिए अगर ऑफिसर को ऐसा लगा कि नहीं भैया आपको तो आना पड़ेगा और इस बात को समझाना पड़ेगा, तो यस आपको जाना भी पड़ सकता है। फिर क्या होगा, जिस दिन आपने रिक्वेस्ट की थी, जी हाँ जिस दिन आपने रिक्वेस्ट की थी उसके 90 दिन के अंदर, यस उसके 90 दिन के अंदर क्या करेगा प्रॉपर ऑफिसर, ये आपको अलाउ कर देगा कि चलो भैया आप पेमेंट कर दो प्रोविजनल बेसिस पे 90 दिन। यस ये जरूरी है, क्योंकि अगर ये 90 डेज का अगर प्रोविजन नहीं होता ना तो क्या होता, आप एप्लीकेशन डाल के छोड़ देते और इधर ऑफिसर क्या बोलता, भाई मैं तो दूसरे काम में बहुत बिजी हूं, आप आपका केस एक बार होल्डिंग रखते हैं, या फिर वो आपको अननेसेसरी डिले करता। यहाँ आपका काम अटका पड़ा है, आपका करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो इस चीज को गवर्नमेंट ने समझा कि नहीं हमको दोनों का सोचना है, डिपार्टमेंट का भी सोचना है और जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन का भी सोचना है, जो बेचारा बिजनेस करके हमारे इंडियन इकोनॉमी को हेल्प कर रहा है, हमको उसकी भी सोचनी है। तो इसलिए मैक्सिमम 90 डेज के अंदर आपको क्या करना है, प्रोविजनल बेसिस पे उसको अलाउ करना है कि ठीक है भैया आप पेमेंट करो। फिर क्या होगा, वो पेमेंट तो अलाउ कर देगा, लेकिन साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे मांगेगा, वो आपका सिक्योरिटी बॉन्ड मांगेगा।
कि भैया अब आप हमको एक बॉन्ड भी दो और सिक्योरिटी भी दो। क्या होगा बॉन्ड? बॉन्ड बेसिकली क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है जहां पर जो टैक्स पेयर है वो बाइंड्स हिमसेल्फ टू पे डिफरेंशियल टैक्स। वो बॉन्ड में लिख देता है कि भैया अगर फ्यूचर में जब मेरे इस पर्टिकुलर असेसमेंट का फाइनल सब कुछ हो जाएगा और अगर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स का पैसा निकले तो यस मैं बाउंड हूं कि मैं उसका पैसा पे करूंगा। और अगर मान लीजिए कि अगर पेमेंट उसको करना है तो साथ साथ डिपार्टमेंट उससे एक बैंक गारंटी भी मांगेगा, जो कितना होगा? मैक्सिमम 25% ऑफ द अमाउंट कवर्ड इन द बॉन्ड। मान लीजिए आपका 100 रुपए का अगर टैक्स बन रहा था तो उसका कम से कम 25 रुपए का आपको क्या करना पड़ेगा? एक सिक्योरिटी बैंक गारंटी आपको सबमिट करनी पड़ेगी कि फ्यूचर में कुछ भी हुआ तो बैंक इस बैंक गारंटी के बिहाफ में पैसा अपना रिकवरी कर सकता है। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, कभी भी अगर प्रोविजनल असेसमेंट आपको करना पड़े, ऑनलाइन जाओगे, अप्लाई करोगे, रीजन बताओगे, डिपार्टमेंट आपसे कुछ एडिशनल चीजें मांगेगा, उसका रिप्लाई करोगे, डिपार्टमेंट आपको बुलाएगा, आप उसके ऑफिस जाओगे, उसको रिप्लाई करोगे। एंड यस, इसके साथ साथ अब आप क्या करेंगे? आप एक सिक्योरिटी भी देंगे, 25% बैंक गारंटी देंगे, कितनी? जितना अमाउंट इन्वॉल्व है, और बॉन्ड एक देंगे जहां पर आप अपने आप को बाइंड करते हो कि अगर भविष्य में कुछ हुआ तो यस आई एम रेडी टू पे द डिफरेंशियल टैक्स। ये प्रोसीजर है। इसके बाद क्या होगा? अब होगा आपका फाइनलाइजेशन। जो आपने टेम्पररी एक असेसमेंट कर दिया था, अब वो फाइनल कैसे कंप्लीट होगा जरा उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए क्या होगा, सबसे पहले द डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, जिस तारीख को आपको अलाउ कर दिया गया कि भैया आप प्रोविजनल बेसिस पे असेसमेंट कर सकते हो, उस तारीख से विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर आपको क्या करना है? फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करना है। जी हाँ, फर्स्ट आपको 90 डेज का समय मिला था, उसके बाद अब आपको 6 महीने का समय मिल रहा है। इस 6 महीने के अंदर उसका फाइनल असेसमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ सिचुएशन सरकार को ऐसा फील हुआ कि अभी हमारा जीएसटी जो है वो नया नया है, बहुत सारी उसमें एम्बिग्युइटी रहेंगी, बहुत सारी इसमें कंफ्यूजन रहेगा, तो हो सकता है कि वो चीज़ प्रोविजनल जो है वो फाइनल जल्दी ना हो सके। तो इसके लिए हमको टाइम चाहिए होगा। तो उसको आप क्या कर सकते हो? आप ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर की परमिशन से उसको और 6 महीने एक्सटेंड कर सकते हो। और अगर आपको लगा कि इसमें 6 महीने में भी नहीं हुआ और, तो आप कमिश्नर के अप्रूवल से इसको 4 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो। तो देखिए कितना बड़ा गैप आपको दिया गया है, क्योंकि सरकार को ये चीज़ पता था कि नया नया जीएसटी में कुछ कुछ ऐसे केसेस आ सकते हैं जहां पर वो प्रोविजनल असेसमेंट जल्दी कंप्लीट हम ना कर पाए, क्योंकि उस पर्टिकुलर केस में बहुत सारे ऐसे चीजें होंगी जहां पर हम खुद कंफ्यूज हैं, डिपार्टमेंट वाले खुद कंफ्यूज हैं कि हम उसका क्या रिप्लाई करें, हम उसकी वैल्यू क्या माने, हम जीएसटी रेट क्या लाएं। तो इस चीज़ के लिए हमको चाहिए प्रॉपर समय, ताकि हम उसको प्रॉपर स्टडी कर सकें और हम उसका कुछ रिप्लाई कर सकें, ताकि डिपार्टमेंट को लॉस ना हो। तो इसीलिए यहाँ पर आपको इतना पीरियड आपको मिल रहा है। जब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा तब क्या होगा, चलिए समझते हैं। जब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आता है तो आपका 2 केस बन सकता है। पहला केस, जो टैक्स लायबिलिटी थी आपकी फाइनल असेसमेंट में वो ज्यादा है, किससे? प्रोविजनल असेसमेंट से। मतलब क्या? अभी जब फाइनल हो गया तो फाइनल में ये पता लगा कि भैया आपको 100 रुपए का टैक्स पे करना है, लेकिन आपने जब प्रोविजनली पे किया था आपने 80 के हिसाब से पे किया था, यानी कि अब 20 रुपए आपको और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? द डिफरेंशियल टैक्स ऑफ ₹20 शैल बी पेएबल, आपको पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ दिस। ये इंपॉर्टेंट है, किसके साथ पे करोगे? अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑन टैक्स ड्यू बट नॉट पेड। जितना टैक्स आपका ड्यू हो रहा था जो आपने पे नहीं किया, यानी कि ये ₹20 जो है इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना पे करोगे? देखिए, इंटरेस्ट शैल बी पेएबल फ्रॉम दी, कब से कब तक दोगे? फ्रॉम दी डेट ऑफ टैक्स वॉज ड्यू, जिस तारीख को टैक्स का ड्यू हो रहा था उस तारीख से द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, जिस तारीख को आपका एक्चुअल पेमेंट हुआ उसके बीच में आप पेमेंट करोगे। एंड आपका इंटरेस्ट कितना लगेगा? 18% पर एनम लगेगा। कहाँ लिखी है ये बात? ये बात लिखी है सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में, कि अगर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है तो आप 18% पर एनम के हिसाब से टैक्स पेमेंट करोगे। जिस दिन उसकी ड्यू डेट थी उस दिन से जो एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट है उतने पीरियड का आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। सीन 2 क्या हो सकता है, चलिए समझते हैं उसको भी। सीन 2 ये हो सकता है कि आपने जो फाइनल असेसमेंट किया उसमें आपका टैक्स निकल गया कमती, लेकिन आप पे कर चुके हो ज्यादा, यानी कि आपने डिपार्टमेंट को ज्यादा दे दिया था पहले, अब ये पता चला कि नहीं मेरे को उतना देना नहीं था, यानी कि अब डिपार्टमेंट से हम रिफंड मांगेंगे। तो जब गवर्नमेंट से पैसे मांगेंगे तो गवर्नमेंट है बदमाश, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट आपको बोलती है कि चलो हम आपको वापस कर देंगे पैसे और इंटरेस्ट भी दे देंगे, लेकिन इंटरेस्ट कब से देंगे? बियॉन्ड 60 डेज।
जिस दिन हमने आपको फाइनल ऑर्डर पास किया उसके 60 दिन तक तो हम अगर पैसे देते हैं आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो 60 दिन तक भी हम नहीं दिए, 2 महीने तक आपको पैसा नहीं दिए, तो फ्रॉम 61 डे आपका क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा। लेकिन वो भी कितना, सिर्फ और सिर्फ 6%। और अगर आपको ये रिफंड मिल रहा है किसी कोर्ट के आदेश से या किसी ट्रिब्यूनल के आदेश से, तो ये इंटरेस्ट बढ़कर हो जाएगा आपका 9%। और ये बात लिखी है हमारी सेक्शन 56 में। चीज को समझिएगा, अगर आपने लेट करी तो गवर्नमेंट आपसे लेगी 18%, 18%। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से लेट हो रहा है तो गवर्नमेंट पहले 2 महीने का अपना रिलैक्स पीरियड लेगी कि भैया हम आपको कुछ नहीं देने वाले। 2 महीने में भी अगर आपको पैसे ना मिले तो आपको 6% का सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, मामूली पैसा। और अगर ये रिफंड आपको किसी कोर्ट के आदेश से मिल रहा है तो 9% तक मैक्सिमम जाएगा। तो गवर्नमेंट का फायदा है यहाँ पर। फिर जब आपका फाइनल असेसमेंट हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, अब आप याद कीजिए, जब आपने प्रोविजनल असेसमेंट डाला था तब आपने क्या दिया था, एक आपने सिक्योरिटी बैंक गारंटी दी थी, तब उसको वापस भी मांगोगे। तो उस चीज़ के लिए क्या करोगे, जब आपका फाइनल असेसमेंट हो जाए तब आप एक एप्लीकेशन दोगे, क्या कि भैया हमारा जो सिक्योरिटी आप रखे हो, जो बैंक गारंटी, उसको वापस दे दो। और विद इन 7 वर्किंग डेज, 7 दिन के भीतर प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, पहले इंश्योर कर लेगा कि जितना टैक्स आना चाहिए था वो सारा टैक्स आ गया है। और अगर आ गया है तो वो प्रॉपर ऑफिसर आपका जो सिक्योरिटी है उसको रिलीज कर देगा। तो ये था आपका प्रोविजनल असेसमेंट। चलिए फिर आता है आपका नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 61। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपने रिटर्न डाल तो दिया, तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डाल दोगे। आप ये मत सोचना कि हम सरकार को कुछ भी हम डेटा दे देंगे और सरकार उसको मान लेगी। कुछ बच्चे होते हैं जो एग्जाम में ऐसे करते हैं, जब उनको आंसर शीट मिलती है तो वे लोग कुछ भी आंसर लिख देते हैं और सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हो गया, हमको आंसर लिखना था, हम कुछ भी लिख दिए। लेकिन अगर कोई अच्छा एग्जामिनर जब उस पेपर को पकड़े, उसको रीड करे, तो उसको फिर मार्क्स भी कम मिलते हैं और पनिशमेंट भी मिलती है। तो बस वही चीज़ है कि गवर्नमेंट भी यहाँ पर अब क्या करेगी, अगर आपने कोई रिटर्न डाल दिया है तो उस रिटर्न को वो स्क्रूटनी करेगी, चेक करेगी कि सही किया कि नहीं किया। देखिए सेक्शन 61 क्या कहता है, सेक्शन 61 कहता है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न के बारे में, कि अगर आपने रिटर्न डाला है तो हम उसका चेकिंग करेंगे। क्या होता है, देखिए जो टैक्स पेयर है ना, वो जीएसटी रिटर्न टाइम टू टाइम फाइल करता है। जीएसटीआर 1 फाइल करता है, 3B फाइल करता है, हर महीने फाइल करता है, ठीक है। तो जो फाइल करता है ना, उसमें ध्यान रखिएगा एक चीज, क्या कि उसके द्वारा फाइल किया गया जो जीएसटी रिटर्न है, दैट मे बी सिलेक्टेड, उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। किस चीज के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर स्क्रूटनी। मे बी, यस, वो कंपलसरी उसका ही रिटर्न चेकिंग के लिए होगा, ये जरूरी नहीं है। यस, सिस्टम ऑटोमेटिक निकालेगा आपका, भैया ये रिटर्न चेक कर लो, ठीक है। कंपलसरीली सबका एक एक रिटर्न चेक नहीं होने वाला, क्योंकि वो फिजिबल नहीं भी है, ठीक है। तो मे बी सिलेक्टेड आपका आ सकता है नंबर, किस चीज के लिए, टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ रिटर्न। आपने जो रिटर्न फाइल किया है वो कितना करेक्ट है, उसको वेरीफाई करने के लिए हम आपके रिटर्न का स्क्रूटनी करेंगे। जो रिटर्न आपने फाइल किया, क्या फाइल करोगे आप, जीएसटीआर 1 फाइल करोगे, 3B फाइल करोगे, जीएसटीआर 7 भी फाइल कर सकते हो, एज द केस में भी। तो उस केस में क्या होगा, जो प्रॉपर ऑफिसर रहेगा वो स्क्रूटनी करेगा। किस बेसिस पे करेगा, विथ रेफरेंस टू द डिटेल्स अवेलेबल विथ हिम। उसके पास जो भी डेटा है उसके बेसिस पे वो आपका चेकिंग करेगा। उसके पास क्या होगा, फिर जब वो चेकिंग करेगा और मान लीजिए कोई भी डिस्क्रिपेंसी उसको नहीं मिली, तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन जब प्रॉपर ऑफिसर ने आपके द्वारा फाइल किया गया रिटर्न का जब स्क्रूटनी किया, उसको कुछ गड़बड़ मिली, अगर गड़बड़ मिली तो सबसे पहला उसकी ड्यूटी क्या बनता है कि वो आपको इंटीमेट करे, सुनिए मिस्टर सो एंड सो, हमने जब आपका स्क्रूटनी किया रिटर्न का, हमको ये गलतियां मिली हैं, आप भी देख लो क्या ये सही है, इसका रिप्लाई भी दे दो। हो सकता है शायद मैं उस चीज़ को ना समझ पा रहा हूँ, आप समझ जाओगे तो उस चीज़ को बता दो, ठीक है। तो ऑफिसर क्या करता है, देखिए यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा, इस चीज़ को समझिए। ऑफिसर को जब लगा कि भैया आपके द्वारा दिया गया रिटर्न में कुछ गड़बड़ है, तो वो क्या कर रहा है, वो सबसे पहले आपको एक नोटिस दे रहा है। क्या कर रहा है, इशू नोटिसेस। वो नोटिस इशू कर रहा है, क्या चीज़ का, इन्फॉर्म करता है, किस चीज़ की, डिस्क्रिपेंसी की, कि भैया ये सब गड़बड़ है आपके रिटर्न में। और क्या करता है, अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी निकल गई तो बोलता है कि भैया आप उसका टैक्स पे कर दो, उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी पे कर दो, ऐसा वो भेजता है। उसके बाद टैक्स पेयर क्या करेगा, टैक्स पेयर के पास 2 ऑप्शन है भैया, या तो जो उसने डिमांड मांगी वो सही है, उसको एडमिट कर लो, पेमेंट कर दो, बात को खत्म करो,
लेकिन अगर टैक्स पेयर को ये लग रहा है कि नहीं, डिपार्टमेंट ने कुछ गलत इंटरप्रेट किया है, जबकि मेरा ये पैसा बनना ही नहीं चाहिए, यहाँ डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्क्रूटनी का जो मेरे पास एक आया है डिटेल कि उन्होंने मेरे रिटर्न को स्क्रूटनी किया और उनको ये डिस्क्रिपेंसी मिली, वो एक्चुअल में डिस्क्रिपेंसी है ही नहीं। अगर आपको ऐसे लग रहा है तो आप उसको रिप्लाई दे सकते हो। तो क्या कर सकता है टैक्स पेयर? फर्स्ट ऑप्शन, या तो एक्सेप्ट कर सकता है उस डिस्क्रिपेंसी को और पेमेंट कर देगा, या फिर क्या करेगा, फर्निश एक्सप्लेनेशन, वो उसका एक्सप्लेनेशन देगा कि भैया हम इसको एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, ये इसके कारण है। आपके पास ये राइट है, और ये सारा कारनामा जो आप करते हो, ये करने का समय आपके पास है सिर्फ 30 डेज। ऑफिसर ने टैक्स पेयर को दिया एक नोटिस और उसके 30 दिन के भीतर टैक्स पेयर को वापस उसका रिप्लाई देना है या फिर पेमेंट करना है। 30 डेज आपके पास समय है। इसके बाद क्या होगा देखिए, जब आपने रिप्लाई कर दिया तब जो प्रॉपर ऑफिसर है वो अगर आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड है कि भैया आपने जो रिप्लाई दिया वो मुझे समझ में आ गया, इट्स गुड, तो वो क्या कर देगा, वो इन्फॉर्म कर देगा उस रजिस्टर्ड पर्सन को कि भैया हम आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, हम आपके इस रिप्लाई से सेटिस्फाइड हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने जो रिप्लाई दिया उससे ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर आपने पेमेंट को एक्सेप्ट किया था लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, या फिर कुछ कंप्लेंसेस आपको करने के लिए बोला गया था, वो आपने एक्सेप्ट किया था कि हाँ हम कर देंगे, हमसे गलती हुई है, हम रिटर्न फाइल कर देंगे, हम पेमेंट कर देंगे, आपने माना था लेकिन आपने नहीं किया, नॉन कंप्लायंस अगर आपने किया, वो भी कब, आफ्टर एक्सेप्टेंस, तो क्या होगा, अब प्रॉपर ऑफिसर जो उसको गुस्सा आ जाएगा, फिर वो क्या करेगा, द प्रॉपर ऑफिसर मे टेक रिकोर्स एनी ऑफ द फॉलोइंग, तब वो आपके खिलाफ ये सब कर सकता है। क्या कर सकता है, वो आपके खिलाफ ऑडिट बैठा सकता है अंडर सेक्शन 65। अब ऑडिट क्या होता है 65 वाला, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी है जिसका लिंक आपको आई बटन पे दिख जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हो। फिर स्पेशल ऑडिट भी आपके खिलाफ कर सकता है। और क्या कर सकता है, वो आपके खिलाफ इंस्पेक्शन कर सकता है, आपके यहाँ सर्च एंड सीजर कर सकता है। आपके दुकान आ जाएगा और आपका डिपार्टमेंट मतलब जीएसटी विभाग वाले आपकी दुकान आ जाएंगे, आपका सारा जैसे रेड पड़ती है ना, ये उसी प्रकार से भी उनके पास पावर है, वो कर सकते हैं। पूरे आपके दुकान का जांच करेंगे, आपकी दुकान में सर्च करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो आपकी दुकान को सीज भी कर देंगे कि भैया पहले इतना टैक्स का पेमेंट करो फिर अपनी दुकान खोलो। ऐसे बहुत बार आपने आपके खुद के आसपास भी देखा होगा। एंड क्या कर सकता है, ही में इनिशिएट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 73 और 74, और सेक्शन 73 और 74 के तहत वो प्रोसीडिंग्स भी कर सकता है रिकवरी के लिए। तो ये था हमारा स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न सेक्शन 61। अब बात करते हैं सेक्शन 62 की, जो किससे डील करता है, वो डील करता है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स। जी भैया, आपको फाइल करना चाहिए था रिटर्न, लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर तो कर लेते हैं, रजिस्टर करने के बाद फिर उनके मन में क्या आया, छोड़ ना, कौन गवर्नमेंट को डिटेल प्रोवाइड करते फिर हर महीना, तो वे लोग क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट को कोई भी डिटेल नहीं देते। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का ईगो हर्ट हो जाता है। गवर्नमेंट ने बोला कि आप जब हमारे पास आए थे जीएसटी नंबर लेने के लिए, तब हमने आपके ऊपर सारे नियम कानून लागू कर दिए, अब आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर हमने हमारे जीएसटी एक्ट में बोल दिया है कि आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, मीन्स आपको करना पड़ेगा, तब आप उससे बच नहीं सकते। लेकिन अगर आपने बचना चाहा, आप रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे हो, आपके मन में क्या मेंटालिटी आई कि जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो गड़बड़ होगी, हम रिटर्न फाइल ही नहीं करते, तो सरकार को उस गलती का पता ही नहीं चलेगा, और अगर पता ही नहीं चलेगा तो सरकार हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि उस चीज के लिए क्या है आपका सेक्शन 62। ये सेक्शन ये पावर दे रहा है कि अगर कोई रिटर्न फाइल ना भी करे, उसको खुद से करना चाहिए था लेकिन वो नहीं किया, अब डिपार्टमेंट आप जाओ और उसका सब असेसमेंट करके आओ। तो क्या कहता है देखिए, ध्यान से समझिएगा। जो रजिस्टर्ड पर्सन है ना, वो फेल हो जाता है, किस चीज के लिए फेल हो जाता है, टू फर्निश द रिटर्न। उसको जो रिटर्न फाइल करनी थी वो रिटर्न वो फाइल नहीं करता है। क्या क्या रिटर्न फाइल कर सकता है, अंडर सेक्शन 39 वो मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना चाहिए था, नहीं कर रहा है। अंडर सेक्शन 44 उसको एनुअल रिटर्न फाइल करना था, वो नहीं कर रहा है। अंडर सेक्शन 45 उसको फाइनल रिटर्न फाइल करना था, वो नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे रिटर्न उसको फाइल करने हैं, अगर वो नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, हम एज पर सेक्शन 46 उसको एक नोटिस दे देते हैं कि भैया 15 दिन के अंदर आप आपका रिटर्न जो है वो फाइल कर दो। लेकिन इतना नोटिस मिलने के बाद भी वो बिजनेसमैन वो क्या करता है, वो फेल्स टू फाइल द रिटर्न, वो बोलता फाइल करता ही नहीं है। वो आप चाहे नोटिस दो या कुछ भी करो। तो जब ऐसे हो जाता है ना, तो क्या होगा मालूम, तब डिपार्टमेंट का ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है
कि भैया एक तो आप गलती किए, हमने आपको चेतावनी भी दी कि रिटर्न फाइल कर दो, उसको भी आपने अनदेखा कर दिया, तो भैया आप सुन लो मेरी बात, अब जो होगा, अब हम जो बोलेंगे वही होगा। अब हम करेंगे आपका बेस्ट जजमेंट। याद रखिएगा, ये स्थिति कभी भी मत आने दीजिएगा आपके बिजनेस में। अगर आ गई तो भैया आपके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा टैक्स लगेगा। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, तब डिपार्टमेंट क्या इनिशिएट लेगा आपके खिलाफ? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ले लेगा। क्या होगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट? प्रॉपर ऑफिसर करेगा। किस बेसिस पे करेगा? उसके पास जो भी डिटेल अवेलेबल है। मान लीजिए मेरे पास आपका बैंक डिटेल है कि आपके बैंक में आया है इतने रुपए, 100 करोड़ रुपए आपके बैंक में आया है, और आपने उस पीरियड का कोई भी रिटर्न फाइल नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक डिटेल अवेलेबल है आपके बैंक का, आपके बैंक में दिखाया 100 करोड़ पैसे आए हैं, तो मैं मान लूंगा आपका 100 करोड़ का बिजनेस हुआ है। अगर 100 करोड़ का बिजनेस हुआ है तो उसके ऊपर का रेस्पेक्टिव जो जीएसटी लगता है वो आपको देना पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, उसका लेट फाइन वगैरह भी देना पड़ेगा। अच्छे से हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, वो आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? बेस्ट जजमेंट। मैं ऑफिसर, मुझे जो सही लगा आपका डेटा देखकर, वो मैं क्या करूंगा, उस बेसिस पे आपका असेसमेंट कर दूंगा। ठीक है। और ये कब कर सकता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट? विद इन 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर कर सकता है। कहां से 5 साल? फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। आपका एक एनुअल रिटर्न फाइल करने का जो डेट है, जो होती है हमारी नेक्स्ट ईयर की 31 दिसंबर, वहां से 5 साल के भीतर वो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। आइए इस चीज को हम एक अच्छे से एक टाइमलाइन के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। देखिएगा जरा, समझिए इस पिक्चर को। ये आपका फाइनेंशियल ईयर 17-18, फाइनेंशियल ईयर 17-18 कब से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है आपका 1 अप्रैल 2017 से। खत्म कब होगा? 31 मार्च 2018 को खत्म हो जाएगा। तो ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर 17-18 है, इसका एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट कब पड़ेगा? नेक्स्ट ईयर का 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को आपका इसका ड्यू डेट पड़ेगा। मतलब कौन से फाइनेंशियल ईयर में पड़ रहा है? फाइनेंशियल ईयर 18-19 में पड़ रहा है। फिर से समझिएगा, ये आपका फाइनेंशियल ईयर 17-18, इसका एनुअल रिटर्न आपका कब फॉल करेगा? नेक्स्ट ईयर के 31 दिसंबर को फॉल करेगा। तो ये जो 31 दिसंबर है ना, ये 31 दिसंबर, यहां से नेक्स्ट 5 साल तक आपका ये कभी भी बेस्ट जजमेंट लगा सकता है। यानी कि ये पूरा 5 साल तक, ये जो पूरा 5 साल है, देखिए 31 दिसंबर 18 से लेकर 31 दिसंबर 2023, यानी कि ये 5 साल के अंदर वो क्या कर सकता है? वो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। समझ में आपको? अब जिस दिन उसने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया आपका, उसके 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है? उसके 30 दिन के अंदर जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको फाइल कर देना है अपना रिटर्न। अगर उसने रिटर्न फाइल कर दिया जिस दिन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आपका हुआ, उसके 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर अगर आपने आपका रिटर्न फाइल कर दिया, तो क्या माना जाएगा? जो असेसमेंट ऑर्डर है वो आपका विड्रॉ हो गया, ऐसा डीम्ड टू बी विड्रॉन मान लिया जाएगा कि हाँ भैया वो विड्रॉ हो गया। हमने बोला था आपको ऐसे करने के लिए, आपने कर दिया, चलो भैया हम इतने में भी खुश हैं, अब आपके खिलाफ और कुछ नहीं करेंगे, ऐसा मान लिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, आपने रिटर्न तो फाइल कर दिया, लेकिन जो इंटरेस्ट बनता या लेट फाइन बनता वो तो आपको देना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट और लेट फाइन का सेक्शन है आपका सेक्शन 47, उसके हिसाब से जितना लेट फाइन बनता वो आपको देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट का सेक्शन है सेक्शन 50 सब सेक्शन 1, उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट बनेगा वो आपको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना है? 18% पर एनम का है। और लेट फाइन कितनी है? जितना आपने डिले किया पर डे पर एक्ट 100 रुपए, यानी कि CGST में 100 रुपए, SGST में 100 रुपए, टोटल 200 रुपए पर डे आपको लेट फाइन लगेगा। और मैक्सिमम 5000, या फिर 100 रुपए पर डे पर एक्ट, या फिर टर्नओवर का 0.25% इन केस ऑफ एनुअल रिटर्न। अगर आपने एनुअल रिटर्न का डिले किया था, उसके खिलाफ अगर आपको कुछ नोटिस वगैरह आ रहा है, तो एनुअल रिटर्न जितना डिले हुआ उसमें 100 रुपए पर डे या फिर मैक्सिमम 0.25% ऑफ योर टर्नओवर, ये आपको लेट फाइन देनी पड़ेगी। अब ये चीज सही ढंग से हो, उसके लिए GST ने एक गाइडलाइन दी है कि ये कैसे काम करता है, समझेगा। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो तो वो चीज काम कैसे करता है, उसके लिए GST डिपार्टमेंट ने एक गाइडलाइन दी गई है, ताकि अगर हम वो गाइडलाइन फॉलो करें तो ऑल ओवर द इंडिया ये चीज एक यूनिफॉर्म तरीके से मेंटेन होगा। ठीक है, क्या है वो जरा समझेंगे। सी, इस पिक्चर को समझिए।
एक सेकेंड, अभी शायद ये विजिबल है, हाँ। अप्रैल 2024 ये जो मंथ है, इस मंथ का आप रिटर्न फाइल कब करोगे? आप फाइल करोगे इसका नेक्स्ट, सॉरी ये गलत मैंने बता दिया। इसका ड्यू डेट कब है? इसका ड्यू डेट है आपका नेक्स्ट महीने का 20 तारीख 3B का, ठीक है। मीनवाइल तो क्या होगा, अगर 20 तारीख आपका ड्यू डेट है तो यहां पर देखिए, यहां पर 17 तारीख को 17 मई 2024 को, मतलब जिस दिन आपका डेट है उसके 3 दिन पहले ही सिस्टम एक मैसेज जनरेट कर देगा और आपको मैसेज कर देगा कि भैया फाइल कर दो रिटर्न। ऐसा आपके पास आता होगा, डियर टैक्स पेयर, आपने अपना फाइल नहीं किया है तो फाइल कर दो, अगर कर दिया है तो इग्नोर कर दो, ऐसे आपके पास मैसेज आता है। फिर क्या होगा, अब इसके बाद जिस दिन आपका ड्यू डेट भी पार हो गया, लेट्स सपोज 20 तारीख पार हो गई, अब क्या होगा, इमीडिएट नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, 21 मई 2024 को सिस्टम एक जनरेट कर देगा मेल कि आप डिफॉल्टर हो, कि भैया आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आप एक डिफॉल्टर हो। और जिस दिन उसने नोटिस दे दी उसके 5 दिन के अंदर, यानी कि 21, 22, 23, 24, 25, ये 5 दिन के अंदर आपने अगर कुछ भी नहीं किया तो क्या होगा, उसके जस्ट बाद यानी कि 26 मई से क्या हो जाएगा, आपके पास एक नोटिस आ जाएगी अंडर सेक्शन 46, क्या कि भैया अब आपको रिटर्न फाइल करना है विद इन 15 डेज। आपको नोटिस आ जाएगी 46 सेक्शन के तहत कि भैया अब आपको 15 डेज में एक रिटर्न फाइल करना है। और उसके बावजूद भी अगर आपने रिटर्न को फाइल नहीं किया इस पीरियड में भी, जब आपको ये नोटिस आ गई है उसके बाद भी अगर आपको नहीं किया आपने फाइल, कब, 15 दिन के अंदर, जिस दिन आपको नोटिस मिली उसके 15 दिन के अंदर भी अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, अब डिपार्टमेंट का आग बबूला होना स्वाभाविक है। वो पागल हो गया, अब वो क्या करेगा, सीधा आपके ऊपर लगा देगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कि भैया अब तो तुम्हारी खैर नहीं। समझ में आया? तो गलती कहां हो रही है, इसको जरा पूरे अच्छे से समझिए। अप्रैल 2024 का महीना है, इसका ड्यू डेट है 20 तारीख, 20 मई अगले महीना। उसके ठीक 3 दिन पहले डिपार्टमेंट आपको एक सिस्टम जनरेट मैसेज कर देगा, भैया रिटर्न फाइल करना है आपको, आपने फाइल नहीं किया। जैसे ही फाइल नहीं किया, वो डेट पार हो गई, नेक्स्ट डे ही 21 मई को ही क्या हो जाएगा, एक सिस्टम जनरेट मेल आ जाएगा डिफॉल्टर का, 5 दिन का समय दिया गया है, तब भी फाइल नहीं किया तो 26 मई को आपको एक मेल जाएगा, एक नोटिस जाएगी अंडर सेक्शन 46 कि भैया आपको 15 दिन के अंदर फाइल करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अगर नहीं करते इस 15 दिन के अंदर भी, तब हम आपको लगाएंगे बेस्ट जजमेंट, मतलब हम आपको बार बार मौका दे रहे हैं कि देखो गलती हो रही है। पहले तो हम अपने आपको रोकना चाहा, आपके ड्यू डेट के 3 दिन पहले ही हमने आपको चेता दिया भैया फाइल करना है, आपने तब भी नहीं किया। उसके बाद हमने आपको एक चेतावनी दी कि भैया अब आप डिफॉल्टर के केस में जा रहे हो, आपने तब भी नहीं किया। हमने आपको एक नोटिस दी, भैया 15 दिन में तो कर दो, आपने वो भी नहीं किया। तो डिपार्टमेंट क्या आपका नौकर है, बार बार आपको ऐसे रिक्वेस्ट करेगा, डिपार्टमेंट का ईगो हर्ट हो गया। अब उसको लगता है कि भैया आप तो तेरी अच्छे से बजानी पड़ेगी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। फिर क्या होगा, जब वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लगा देगा आपके ऊपर, तो डिफॉल्टर जो है उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लगने के 30 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो क्या होगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है मान लिया जाएगा कि वो विड्रॉ हो गया। अगर आपने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर मिलने के बाद 30 दिन के अंदर रिटर्न फाइल कर दिया तो यस मान लिया जाएगा कि आपका जो असेसमेंट है वो विड्रॉ हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो फिर क्या होगा, अब तो डिपार्टमेंट आपकी खैर नहीं। अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, इनिशिएशन कर देगा, क्या, रिकवरी प्रोसीडिंग्स लगा देगा अंडर सेक्शन 78 एंड 79। सेक्शन 78 एंड 79 के आधार पे अब आपसे वो रिकवरी कर लेगा। एंड यस, अब जरा ध्यान से सुनिए, अब यहां पर आपकी पूरी दुकान बंद हो सकती है, आपका बैंक अकाउंट, आपकी प्रॉपर्टी सब कुछ सीज हो सकती है। क्या होगा, इसी प्रोसेस के दौरान डिपार्टमेंट के पास एक पावर आ जाएगा, क्या, कि अंडर सेक्शन 83 आप उसका प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टी का, एंड इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा यहां पर, यह आपके मतलब की बात है। क्या होगा, और ऐसा केसेस में हुआ भी है, आपके बैंक में है 15 करोड़ रुपए और उसके बावजूद भी आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया। डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिपार्टमेंट अब आपका बैंक को फ्रीज कर देगा कि भैया प्रोविजनल बेसिस पे ये 15 करोड़ अब हम ब्लॉक कर देते हैं। अब आप पहले आपका रिटर्न फाइल करो, इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करो, उसके बाद हम आपके बैंक अकाउंट को ओपन करेंगे। इमेजिन कीजिए, आप एक सुबह किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हो और आपका बैंक में पैसा भी है, लेकिन आपको एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन फ्रीज्ड एज पर दी ऑर्डर ऑफ जीएसटी डिपार्टमेंट। आप कुछ नहीं कर सकते,
आप कोर्ट में जाओगे झगड़ा करने के लिए कि सर ये तो हमारे संविधान के खिलाफ है, मेरे राइट के खिलाफ है कि मेरा बैंक अकाउंट मुझे फ्रीज कर दिया जा रहा है बिना मेरे परमिशन के, तो याद रखिएगा वहां पर सेक्शन 83 जीएसटी एक्ट जो है उसने पावर दिया प्रॉपर ऑफिसर को। ये प्रॉपर ऑफिसर ये बैंक को फ्रीज कब कर रहा है, वो भी एकदम एंड में जब आप उसकी अनसुनी कर दे रहे हो। उसने बार बार बोला था रिटर्न फाइल करो, रिटर्न फाइल करो, टैक्स पेमेंट करो, आपने उसकी अनसुनी करी, यानी कि यहां पर आपने डिपार्टमेंट के साथ साथ पूरे भारत को लॉस किया। पूरे भारत मतलब जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उसके पैसे जो आ सकते थे आपसे, आपने वो नहीं दिया, मतलब सरकार को बहुत बुरा लग गया। तो भैया अब आपका बैंक फ्रीज कर देंगे, वहां से रिकवरी कर लेंगे, कैसे नहीं दोगे हम भी देखते हैं। तो बहुत डेंजर है, ये स्थिति तो आने ही मत देना। आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं सिर्फ इसीलिए लेकर आए हैं कि आपको पता चले कि अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया तो कितना कुछ हो सकता है आपके साथ। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यह भी बहुत ही डेंजर सेक्शन है अपने आप में। आपको क्या लगता है कि अगर हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो हमारे पर जीएसटी वाले डिपार्टमेंट वाले आएंगे, हमारा अकाउंट चेक करेंगे, हमारा बैंक अकाउंट चेक करेंगे, हमारे ऊपर रेड डाल सकते हैं, इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हैं, हमारी दुकान सीज कर सकते हैं। क्या हो कि अगर हम जीएसटी में घुसे ही ना, मतलब हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेते और हम अपना व्यापार खुलेआम करेंगे। मेरे बैंक में करोड़ों का लेन देन कर रहा हूं मैं, लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं जीएसटी में घुस गया ना तो इतने सारे कंप्लायंसेस होंगे, अगर इसको मैं फॉलो करने लग गया तो मैं धंधा नहीं कर पाऊंगा। या फिर अगर मैं कंप्लायंसेस किया तो जो आइटम मैं 100 में बेचता हूं अब उसको 128 में बेचना पड़ेगा, मतलब मार्केट में चीज़ महंगी जाएगी तो कस्टमर खरीदेगा नहीं। और मुझे क्या करना है, मुझे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है ताकि मेरा पर्सनल फायदा हो सके। तो सरकार बोलती है ऐसे लोगों के ऊपर भी नज़र रखनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिए, ये चीज़ सुन लीजिए, अगर आपको पता है, ये चीज़ आपको पता है कि आपका बिजनेस कितने रुपए का हो रहा है, अगर आपका बिजनेस स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा का हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप उड़ीसा में हो, वहाँ पर जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लिमिट है 40 लाख रुपए गुड्स के केस में, मतलब अगर आप कोई एक प्रोडक्ट का सेल परचेस कर रहे हो उस केस में 40 लाख रुपए तक अगर आपने किया सेल परचेस तो जीएसटी नंबर लेना इज़ नॉट मैंडेटरी। लेकिन अगर आपने 40 लाख से ज़्यादा का बिजनेस कर लिया है, इसके बावजूद भी आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया है, तो यस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि सरकार आपका भी आके असेसमेंट कर सकती है और जितना जो टैक्स बनेगा सब आपको देना पड़ेगा। सो बी अवेयर, ऐसे गलती ना करें। देखिए क्या है ये सेक्शन 63, ये है आपका असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप जीएसटी में नहीं भी हो तब भी उसके पास ये पावर है कि वह आके आपका छानबीन कर सकती है। क्या है ये देखिए, टैक्सेबल पर्सन मतलब वो पर्सन जिसको जीएसटी में आना चाहिए था, उसने फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, इवन दो लायबल टू डू सो, जबकि उसको ले लेना चाहिए था लेकिन उसने नहीं लिया क्योंकि उसको पता था एक और जीएसटी में घुसा मतलब कंप्लायंसेस बढ़ा, मतलब टैक्स बढ़ा। अब हम अपना पर्सनल प्रॉफिट करना चाहते हैं, हम जीएसटी में नहीं जाएंगे। यस, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो ये उन लोगों के लिए है। या फिर जो रजिस्टर्ड तो था लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन जो वो कैंसिल कर दिया गया है अंडर सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 के तहत। क्या है ये, कैंसिल करने के कुछ कारण हो सकते हैं, 5 कारण है। देखिए, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है और रजिस्टर्ड पर्सन ने जीएसटी के एक्ट का या जीएसटी रूल्स के कुछ नियमों का उल्लंघन किया है और उस कारण हमने उसका जीएसटी कैंसिल कर दिया है। एक कॉम्पोजिशन डीलर है जिसने लगातार 3 रिटर्न फाइल नहीं किए तो हम उसका जीएसटी सस्पेंड कर देंगे। अब अगर आपका जीएसटी सस्पेंड हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि डिपार्टमेंट आपका स्क्रूटनी नहीं कर सकता, क्योंकि कितने लोगों को क्या लगता है कि चलो अच्छा हुआ जीएसटी अब हमारा सस्पेंड हो गया, अब तो हमारा जीएसटी एक्टिव भी नहीं है, अब हम धड़ल्ले से बिजनेस करेंगे और डबल बिजनेस करेंगे, सारा का सारा करोड़ों रुपए का बिजनेस करेंगे। तो डिपार्टमेंट बोलता है ऐसे तुम हमको मूर्ख समझे हो क्या, आप बिजनेस कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, हमको भी मिलना चाहिए। इसीलिए हम आपका इवन तो आपका जीएसटी कैंसिल भी हो गया हो या अगर आप जीएसटी में नहीं भी हो, हमारे पास ये पावर है, हम आएंगे आपके घर, पूरी बारात लेकर आएंगे और अच्छे से छानबीन करके जाएंगे। और क्या कर सकते हैं, अगर किसी पर्सन ने अगर रिटर्न फाइल नहीं किया, ये तो कॉम्पोजिशन की बात थी, कॉम्पोजिशन वाले ने लगातार 3 पीरियड का रिटर्न फाइल नहीं किया तो हम उसका कैंसिल करेंगे। लेकिन अगर कोई नॉर्मल केस है जैसे कि रेगुलर पर्सन है, एक जीएसटी में रेगुलर पर्सन है, तो वो अगर लगातार 6 महीने तक अगर रिटर्न फाइल ना करे तो यस डिपार्टमेंट उसका जीएसटी कैंसिल कर सकता है। एंड लास्ट और भी है, आपने जीएसटी नंबर तो ले लिया लेकिन 6 महीने तक आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया,
नॉन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो यस तब भी डिपार्टमेंट आपका जीएसटी कैंसिल कर देगा। बोले ये तो टाइम पास के लिए जीएसटी लिया था, इसने कुछ बिजनेस तो करना है नहीं, तो इसकी दुकान को बंद करो, जब जरूरत होगी फिर ये आएगा तब इसको जीएसटी नंबर देंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, गड़बड़। चीज को समझिएगा, एकदम से समझिए ये क्या हो रहा है। लेट्स सपोज मुझे किसी एक कंपनी का कुछ काम लेना था, कंपनी ने एक रिक्वायरमेंट रखी कि भैया अगर आपको हमारे यहाँ काम करना है आपका जीएसटी नंबर होना कंपलसरी है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक जीएसटी नंबर ले लिया और वो सर्टिफिकेट मैंने उस कंपनी को दिखा दिया कि देखो सर मेरे पास जीएसटी नंबर है, अब आप मेरे को ये काम दे दो। जब एक बार काम मिल गया उसके बाद भाड़ में गया जीएसटी, मैं पेपर उसको फाड़ के फेंक दिया, मेरे को कोई मतलब ही नहीं जीएसटी नंबर से, क्योंकि अब मेरे को काम मिल गया, अब बस मैं आराम से अपना काम कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ। मैंने जीएसटी को पूरा नज़रअंदाज कर दिया, तो वो इस केस में फॉल करेगा कि क्योंकि मैंने जब जीएसटी का कोई कंप्लेंस नहीं किया, मैं जीएसटी का कोई रिटर्न फाइल नहीं करूंगा, इट मीन्स मेरा कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। और अगर कोई पैसा आ भी रहा होगा मेरे पास तो उसको मैं बैंक में नहीं डालता, क्योंकि अगर बैंक में पैसा डालूं तो फिर उनके पास पता चल जाएगा, मैं कैश में धंधा करना शुरू कर दूंगा। तो ऑन पेपर मेरा दुकान स्टार्ट ही नहीं हुआ है, मेरा बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है, 6 महीने हो गए लेकिन कोई धंधा नहीं है। तो सरकार बोलती है कोई बात नहीं, अननेसेसरी आपको हम जीएसटी नंबर नहीं देंगे, ओपन है क्लोज करो, जब बिजनेस करोगे तब आना हमारे पास। तो वैसे लोगों का भी सरकार जीएसटी नंबर कैंसिल कर देती है और फिर इनका भी असेसमेंट कर सकती है। सेक्शन 63 ये पावर दिया है। देन लास्ट नॉट द लीस्ट, ई वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जीएसटी कैंसिल हुआ, सरकार ने किया, क्यों किया, क्योंकि आपने जो जीएसटी नंबर लिया था आपने गलत तरीके से लिया था, फ्रॉड करके लिया था, कुछ गलत स्टेटमेंट सबमिट करके लिया था, या आपने कुछ फैक्ट को दबा कर लिया था। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने क्या किया, एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स रेडी किया और एक फर्जी इंसान के नाम से आपने जीएसटी नंबर ले लिया है। बाद में जब ये गवर्नमेंट को रिवील होता है, हालांकि आज के टाइम में गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत रोबस्ट कर चुकी है, अगर आप एक नया जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो ये बहुत सारे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इवन जीएसटी डिपार्टमेंट वाले आएंगे आपके यहाँ पर चेक करने के लिए कि आपके ऑफिस है कि नहीं। कुछ केसेस में आपको बुलाया जाएगा डिपार्टमेंट और आपको आपका अंगूठा लगा के बायोमेट्रिक ये प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ मैं ही वो इंसान हूँ जो जीएसटी नंबर ले रहा है। तो ये सब आज हो रहा है, लेकिन जब ये चीज़ नहीं था, या फिर मान लीजिए किसी कारण से कोई लूपहोल यूज करके अगर आपने गलत तरीके से ये जीएसटी नंबर अगर ले लिया है, बाद में जब गवर्नमेंट को पता चलेगा गवर्नमेंट उसको कैंसिल कर सकता है। और जब कैंसिल कर देगा इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका असेसमेंट नहीं करेगा, वो असेसमेंट भी करेगा, बताओ भैया आप कितना कमाए हो, कितना पैसा बैंक में आया है, तो वो कर सकता है। तो ये सेक्शन 63 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये मन से एक दिमाग से निकाल दो कि अगर मैं जीएसटी में नहीं हूं तो मेरा वो लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सब कुछ बिगाड़ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो जिन लोगों का जीएसटी नंबर कैंसिल हुआ था और वाज लायबल टू पे टैक्स, और वो लोग को टैक्स का पेमेंट करना था, तो उस केस में क्या होगा, प्रॉपर ऑफिसर जो है वो आपकी टैक्स लायबिलिटी का असेसमेंट कर सकता है। किसका, ऑफ सच अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो लोग जीएसटी में नहीं है उनका भी कर सकता है, या जो लोग जीएसटी में थे लेकिन आज उनका जीएसटी कैंसिल हो चुका है उनका भी असेसमेंट किया जा सकता है। ठीक है, और वो भी कैसे करेगा मालूम, देखिए वो भी करेगा आपका बेस्ट जजमेंट, फिर से लग जाएगा क्या, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आपके ऊपर लग जाएगा। इस चीज में क्या होता है, देखिए जो प्रॉपर ऑफिसर है वो आपको एक शो कॉज नोटिस देता है, प्रॉपर ऑफिसर आपको एक शो कॉज नोटिस देता है कि आप 15 दिन में रिप्लाई कर दो कि हम आपके खिलाफ ये प्रोसीडिंग्स क्यों ना करें। तो उसके बाद क्या होगा, जो टैक्सेबल पर्सन है वो रिप्लाई देता है, उसके रिप्लाई के बाद अगर ऑफिसर को लगे कि सब कुछ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगे कि कुछ गड़बड़ है तो फिर वो क्या करेगा, वो एक असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा। टाइम लिमिट यहाँ भी वही है 5 साल, आपका एनुअल रिटर्न का जो ड्यू डेट है उससे 5 साल तक कभी भी आपको ये दे सकता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो ये कहानी थी आपकी सेक्शन 63 की, जो ये राइट देता है डिपार्टमेंट को कि अगर आप एक जीएसटी में नॉन रजिस्टर्ड पर्सन भी हो या आपका जीएसटी नंबर कैंसिल भी हो चुका है तब भी आपका असेसमेंट किया जा सकता है। डिपार्टमेंट वाले आएंगे आपसे, आपका बैंक डिटेल, सेल बुक, परचेज बुक मांगेंगे, आपको देना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, आते हैं हमारे आज के इस लास्ट टॉपिक के ऊपर जो है आपका सेक्शन 64 समरी असेसमेंट। सेक्शन 64 समरी असेसमेंट क्या होता है, समरी असेसमेंट ये स्पेशल केसेस में होता है, समझिएगा बात को। कभी कभी प्रॉपर ऑफिसर के पास प्रॉपर एविडेंस है कि जो टैक्सेबल पर्सन है उसका कुछ लायबिलिटी बन रहा है टैक्स का,
जो प्रॉपर ऑफिसर आया, उसने आपका छानबीन किया, उसको लग रहा है यस मेरे पास जो भी प्रूफ है ना उसके आधार पे मैं बोल सकता हूं कि इस आदमी का टैक्स बनेगा। या फिर कभी कभी कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं जहां पर ऑफिसर को ये लग रहा है कि भैया अगर हम डिले किए ऑर्डर पास करने में, अगर हमने डिले किया ऑर्डर पास करने में, तो वहां पर दैट मे एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो हमारा डिपार्टमेंट को एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, मतलब लॉस हो सकता है। अभी इसके पास भैया प्रॉपर्टी है, हमको पता है गड़बड़ कर चुका है ये क्या करेगा, प्रॉपर्टी बेच देगा और जो भी कैश आया उसको मार्केट में ऐसे फैला देगा कि हम डायरेक्टली से रिकवर नहीं कर पाएंगे। देर मत करो, फटाफट इसके खिलाफ एक्शन लो और एक असेसमेंट ऑर्डर पास कर दो ताकि उस ऑर्डर के बिहाफ में हम उससे रिकवरी कर लेंगे। ठीक है, तो समरी असेसमेंट कब लगाया जाता है? वो लगाया जाता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है समरी असेसमेंट। प्रॉपर ऑफिसर लेकिन ये ऐसे नहीं कर सकते, जी हाँ, क्योंकि अब देखो आपको लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है लेकिन आपके पास इतना पावर नहीं है कि आप उसका कुछ भी कर लो, तो एक प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ता है आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो प्रॉपर ऑफिसर है वो प्रॉपर ऑफिसर पहले अप्रूवल लेगा, एक परमिशन लेगा, किससे लेगा? फ्रॉम एडिशनल कमिश्नर या फिर फ्रॉम ज्वाइंट कमिश्नर। वो पहले इनसे परमिशन लेगा, उनके परमिशन के आधार पे वो इनिशिएट करेगा समरी असेसमेंट। विदाउट, याद रखिएगा, कोई ऑफिसर आ गया और आपका समरी असेसमेंट कर रहा है तो पहले आप उससे मांगिए कि भैया आपके पास अप्रूवल दिखाइए, कमिश्नर ने जो आपको अप्रूवल दिया होगा। अगर कमिश्नर का अप्रूवल आपके पास नहीं है तो कोई भी ऑफिसर लोअर लेवल का आपके बिजनेस का समरी असेसमेंट नहीं कर सकता। और ये जो ऑर्डर है समरी असेसमेंट का, जब वो इनिशिएट कर लिया ना, इनिशिएट करने के बाद अगर सब कुछ ओके रहा तो उसको हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो क्या बोला गया है कि दिस असेसमेंट ऑर्डर, समरी असेसमेंट ऑर्डर मे बी विड्रॉन बाय एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर। जो एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर है जिसने अलाउ किया था असेसमेंट करने का, वो उसको विड्रॉ भी कर सकता है। कब कर सकता है? अगर आपने एक एप्लीकेशन दिया विद इन 30 डेज, मान लीजिए मेरे खिलाफ समरी असेसमेंट हो गया और मेरे पास सब कुछ सही डेटा है, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया, तो मैं रिटर्न में एक एप्लीकेशन दूंगा कि सर मेरे खिलाफ ये गलत हो रहा है, आपका जो भी डाउट था आप इसमें देख लीजिए एंड ये असेसमेंट बंद होना चाहिए। तो अगर कमिश्नर को सही लगा तो यस, कमिश्नर उसको बंद कर सकता है। या फिर कमिश्नर को खुद से ये एहसास हो गया कि यार हमको इसका समरी असेसमेंट नहीं करना चाहिए था, हमने गलती कर दी, कुछ एक डेटा ऐसा था जो हम उसको गलत इंटरप्रेट कर लिए और उस गलत इंटरप्रिटेशन के कारण हमने इसके खिलाफ समरी असेसमेंट चला दिया। अगर ये उनको खुद से एहसास हो जाए तो जो कमिश्नर है वो मतलब खुद से क्या कर सकता है, ऑन हिज ओन मोशन वो उसको क्या कर सकता है, उसको बंद कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। तो ये था हमारा टोटल असेसमेंट का सेक्शंस अंडर जीएसटी एक्ट, जहां हमने सेक्शन 59 से लेकर 64 तक सबको अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा और आप इन चीज को सीखकर आपके बिजनेस को जीएसटी कंप्लायंस अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कांटेक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।